हेलो फ्रेंड्स, द इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज और द आइडियाज पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है ए क्योर फॉर कोविड-19। ये आर्टिकल जो रिसेंटली जो बाबा रामदेव ने जो कोरोना वायरस की जो क्योर का एक ड्रग्स जो उन्होंने क्लेम किया है निकाला है, उसी पे वो ये आर्टिकल है। और दूसरा जो आर्टिकल है ये हमारे आइडियाज़ पेज से इसका शीर्षक है फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये जो अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन ऑफ पीपल है या फैमिलीज है उनकी फूड सिक्योरिटी की बात करती है ये कोरोना वायरस की पेंडेमिक के मद्देनज़र। और तीसरा जो आर्टिकल हम एनालाइज करेंगे ये है हमारा ईज़ ऑफ हार्मिंग एनवायरनमेंट। ये जो ड्राफ्ट जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिल लाई है सरकार 2020, उसी पे ये आर्टिकल है। और ये जो 2006 की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो बिल है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, तो उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए चलिए एनालिसिस करते हैं इन तीनों आर्टिकल्स का। तो दोस्तों सबसे पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है क्योर फॉर कोविड-19 और ये आर्टिकल लिखे हैं शाह आलम खान जी द्वारा, जो कि प्रोफेसर हैं एम्स के। तो आइए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पैराग्राफ में राइटर शाह आलम खान जी यहाँ पे 1991 की डॉक्टर गॉर्डन ग्वेट, जो कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लाया था, ये है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अभी दोस्तों ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या ईबीएम क्या है? देखिए, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये कहता है कि कोई भी अगर मेडिसिन जो जो मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती है या अगर उसको इफेक्टिव माना जाएगा मेडिकल फील्ड में, तो उसके लिए मतलब जो करंट जो बेस्ट एविडेंस है उसी पे बेस होना चाहिए। जो साइंटिफिक जो प्रूफ है या टेस्टिंग है उसके आधार पर अगर ये साबित हुआ कि ये वाकई कारगर है, ये वाकई ये मेडिसिन मतलब ये बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव है, तभी मतलब उसको प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और इसी को कहा जाता है आपका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब जो तथ्य पे आधारित हो, सटीक तथ्य पे आधारित हो। और पिछले 30 सालों से जो ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये मतलब रीढ़, एक बैकबोन ऑफ ऑल मेडिकल रिसर्च आपका ग्लोबली दुनिया भर में आपका मेडिकल रिसर्च का एक रीढ़ या एक बेस बना हुआ है। और कोई भी अगर नई ड्रग, इम्प्लांट या टेक्निक अगर मतलब एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से अगर गुजरना हो, जिससे कि उसकी स्क्रूटिनी हो, इवैल्यूएशन हो और री-इवैल्यूएशन हो, मतलब जिसके बाद ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में के लिए सही करार दिया जाएगा एज़ पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो ये जो ईबीएम है ये इंश्योर करता है कि कोई भी द मेडिकल फील्ड में कोई भी मैजिक, जादू टोना या मतलब कोई भी ढोंग ढोंग या चिकनरी, मतलब ढोंगपन या छल कपट से कोई भी मेडिसिन मार्केट में ना आए, जिससे कि बहुत सारा भारी नुकसान हो सकता है पेशेंट्स का। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए ये एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर गॉर्डन ग्वेट की देन है चिकित्सा फील्ड में, तो उसको यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे राइटर ये अफ़सोस करते हैं कि जो कोविड-19 की महामारी के हेतु जो आपका जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो नियम है उसकी उल्लंघना हुई है, मतलब भारी उल्लंघना हुई है। क्योंकि जो हैवॉक और जो भय भाव जो कोविड-19 की महामारी ने किया है, इससे आपकी जो नॉलेज, उसकी जो प्रतिकार या उसके हेतु जो प्रिवेंटिव नॉलेज है या उसके क्यूर की नॉलेज है या ट्रीटमेंट की नॉलेज है, उसका मतलब भारी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में आई है। तो अभी यहाँ पे जो कोविड-19 के हिसाब से अगर कोई भी अगर रिसर्च या कोई भी अगर साइंटिस्ट या मेडिकल प्रोफेसर क्लेम करती है कि उसने एक मतलब क्योर निकाल दिया है, इसका इलाज निकाल दिया है, तो वो मतलब इजीली पब्लिश्ड हो जाती है या उसको इजीली मतलब लोग अपना लेते हैं। तो ये आपका जो इसका जो उदाहरण वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है, विश्व में सबसे जो रेपुटेड जो मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसमें भी आपका जो इसी बिना एविडेंस या बिना स्क्रूटिनी के या रिसर्च किया हुआ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। तो जो एक रिट्रैक्शन वॉच, जो कि जो ये से बिना एविडेंस वाला या बिना रिसर्च या स्क्रूटिनी के जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, उसने एक खोज किया है और उसने इसकी खोज के तहत आपका ये साबित हुआ है कि करीब आपका 22 पेपर, रिसर्च पेपर कोविड-19 हेतु पब्लिश हुई हैं, जिनको मतलब उनकी इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस की वजह से मतलब वेल रिसर्च्ड या 100% जो प्रूवन जो रिसर्च ना होने की वजह से उनको रिट्रैक्ट किया गया है विश्व भर में। तो ये हुई थी आपका
पीरियड बिटवीन जनवरी टू अप्रैल दिस मतलब इस साल का। तो इससे हम लोग ये मतलब जान सकते हैं कि जो जाने माने मेडिकल रिसर्च जर्नल्स है वो भी मतलब जो फॉल्स क्लेम है या बिना कोई साबित वाला या प्रूवन कोई रिसर्च है वो भी पब्लिश कर रहा है। तो इससे जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विश्व भर में कितना फैल रही है कोविड-19 की महामारी हेतु, ये हम आंकड़ा लगा सकते हैं। और इसी भय या संकोच जो कोरोना वायरस को लेके है, उसी समय पतंजलि आयुर्वेद ने क्लेम किया है कि उसकी जो 2 ड्रग्स है कोरोनिल और श्वासिरबटी, ये कोरोना वायरस की इफेक्टिव क्योर है। हालांकि जो भारत की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन पे से डील करती है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आपका आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आयुष कहा जाता है उसको, उसने बाबा रामदेव को ऐसे कोई भी क्लेम से उनको प्रिवेंट किया था, उनको मना किया था। फिर भी बाबा रामदेव ने क्लेम किया है कि उन्होंने आपका जो ट्रीट किया है, उन्होंने 69% ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को। और 3 दिन जो उनकी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 100% आपका मतलब 69% ऑफ रोगी आपका मतलब 3 दिन के बाद आपका क्योर हो गए हैं, और 100% आफ्टर 7 डेज़ मतलब 7 दिन के बाद करीब 100% उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कोरोना वायरस को क्योर कर देगा, ये उनकी दावा था। तो इंटरेस्टिंगली वो ये भी यूज़ करते थे, जो उन्होंने प्रेस मीट बुलाया था, उन्होंने जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो टर्म्स है जैसे क्लिनिकल केस स्टडी या क्लिनिकल ट्रायल्स, ऐसे टर्म्स यूज़ किया था, लेकिन वाकई में एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। और यही कहते हैं कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या मेडिकल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे कितना मिसयूज़ हो रहा है, ये कहना है राइटर का। हालाँकि यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि उनका जो आयुर्वेदा है या अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके खिलाफ उनका कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनके उसका खिलाफ उनका कोई भी विचार नहीं है। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है, ये जो क्लेम करते हैं जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे कि बाबा रामदेव जी की, उनका जो मेडिसिन है वो 100% इफेक्टिव है, 100% क्योर कर देगा। तो ये मतलब एक रेड फ्लैग रेज़ करती है। तो क्योंकि जो मेडिकल साइंस की जो मेन जो ख़ासियत है वो है ब्यूटी है, वो है आपका एबिलिटी टू क्वेश्चन इज़ ओन हाइपोथेसिस। मतलब कोई भी मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो 100% क्योर या इफेक्टिव अपने आप को क्लेम नहीं करता है। और मेडिकल साइंस की यही खासियत है कि वो अपने आप की जो अपने आप क्या हो गया जो रिसर्च है या हाइपोथेसिस है उसको क्वेश्चनिंग का सुविधा देता है, उसको दोबारा पुनर्विचार या टेस्टिंग या क्वेश्चनिंग का मौका देता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है जो अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन, जैसे बाबा रामदेव जो जब क्लेम करते हैं कि उनकी जो दवाई है या उनकी जो डिस्कवरी है वो 100% मतलब इफेक्टिव है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि साइंस में 100% इफेक्टिव, 100% एब्सोल्यूट कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई एलोपैथिक ड्रग ये नहीं क्लेम करता है कि 100% वो क्योर करेगा पेशेंट को, या 100% इफेक्टिव है। कोई इसी तरह कोई भी सर्जिकल जो इंटरवेंशन है वो भी ये नहीं क्लेम करेगा कि वो 100% इफेक्टिव है या बिना कोई साइड इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि बाबा रामदेव जैसे जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर है वो क्लेम करते हैं कि उनकी जो दवाई है वो 100% क्योर कर देगा या 100% इफेक्टिव है। तो ये मेडिकल साइंस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या जो साइंटिफिक रिसर्च है उस पर एक भारी प्रश्न चिन्ह लाता है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पर राइटर ये कहते हैं कि जो कोविड-19 की जो ड्रग्स को लेके मतलब जो डिस्कवरी को लेके जो बाबा रामदेव जैसी कंपनी की पतंजलि जैसी कंपनी जो ट्राई कर रही है, ये मतलब आपका क्योर से ज़्यादा मतलब बिजनेस एंगल से हमें ज़्यादा देखना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस को लेके जो भय और जो शंका है लोगों में, तो उसी की लाभ उठाने हेतु बहुत सारे बिजनेस कंपनियां यहाँ आपका मतलब दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनकी भारी मतलब लाभ हो। और ये आपका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में सभी देशों में, बहुत सारे देशों में आपका ऐसे हो रहा है। और जो आपका ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट AIHTA, उसकी एक असेसमेंट के फलस्वरूप आपका ये देखा गया है कि करीब आपका 155 आपका ड्रग्स कोरोना और 79 वैक्सीन्स आपका करंटली डेवलप हुई है विश्व भर में आपका कोविड-19 को लेके। तो ये हमें सिर्फ मानवीय एंगल से देखना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक मतलब क्लियरली मतलब एक मतलब जो मुनाफा कमाने का या मतलब पैसा अर्न करने का एक मतलब चेष्टा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, यही कहना है राइटर का। और ये बहुत सारे लोगों को अभी भी मतलब ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उनकी जो भय और शंका उठा के ये बड़े-बड़े कंपनियाँ मतलब मुनाफ़ा उठाना चाह रहा है या अपना पैसा कमाने का ज़रिया बना रहे हैं
ये कहना है राइटर का। और भारत में जो बहुसंख्यक लोग जो मतलब जिनके पास जो लिटरेसी नहीं है, लिटरेसी के अभाव है, और जो डीपली रूट हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है या जो रिलीजियस हमारा जो थॉट्स है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे लोग मतलब जो मैजिक और गिमिक्री जो मेडिकल साइंस में जो है उसके शिकार हो जाते हैं। तो वो मतलब अपना प्रोफेशन के हेतु वो भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो कैंसर के भी जो अल्टरनेटिव क्योर्स है या जो मैजिक क्योर्स है उसके पीछे जाते हैं। हालांकि उनका बहुत कम ही मतलब एविडेंस या साइंस बेस्ड हो या एविडेंस बेस्ड भले ही ना हो, लेकिन लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और ये पिछले कुछ सालों से हमारे देश में जो इरोजन ऑफ साइंस मतलब साइंटिफिक वैल्यूज़ की या रिसर्च की जो इरोजन हुई है, कमी हुई है, वो उसके फलस्वरूप मतलब आपके बहुत सारे देखा गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी है जो वो भी इसके शिकार हो गए हैं। वो उनकी जो क्लेम्स है, जो वो क्लेम करते हैं कि मतलब बहुत सारे जो उनकी टॉक्स है या उनकी जो क्लेम है वो भी अनसाइंटिफिक है। और वो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसा देखा गया है कि वो मतलब आपका रिलीजियस या ट्रेडिशनल जो बात है वो पब्लिक के सामने कहते हैं, भले ही वो साइंटिफिक फैक्ट से प्रूव ना हो। लेकिन इसके सिर्फ ठीक विपरीत में देखा जाए कि चाइना, कोरिया और जापान को अगर हम देखें तो वहाँ की जो लीडर्स है आपका मतलब साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक थिंकिंग की मतलब सोच रखते हैं। और हालांकि वो डीपली ट्रेडिशनल भी उनका ट्रेडिशन से भी उनका नाता है। और यहाँ पे हमें चाइना से सीखना चाहिए कि हालांकि जो वुहान जो कोरोना वायरस है वो वुहान प्रोविंस से चाइना के वुहान प्रोविंस से यद्यपि वहाँ से शुरुआत हुई थी, यद्यपि आज तक कोई भी चाइनीज़ मेडिसिन ये क्लेम नहीं की है कि उसका उसने मतलब कोविड-19 की क्योर ढूंढ ली है। मतलब यद्यपि चाइना में जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन या टीसीएम जो है वो काफ़ी मायने रखता है विश्व भर में। और यहाँ पर राइटर ये कहते हैं जो मतलब अफरा तफरी और जो कॉम्प्लेक्सिटी जो इस कारण कोरोना वायरस की पेंडेमिक की वजह से हुई है, वो हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है या जो मैजिक है मतलब जादू टोने से या ट्रेडिशनल मेथड से उसको हम रोकथाम नहीं कर सकते हैं। और इसकी एकमात्र इलाज आपका सॉलिड साइंटिफिक बेस्ड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट से या मेथड से ही होगा। और ये तभी संभव है जिससे हम जब हम अपना जो प्रेजेंट को हम सशक्त करेंगे साइंटिफिक रिसर्च से। और हम जो पास्ट में जो हो गया है उसमें अगर ज़्यादा ना सोचे, पास्ट की ना सोचे, वर्तमान की सोचे और साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच ले हर क्षेत्र में, खास तौर पे चिकित्सा क्षेत्र में, तब हम एक सशक्त मतलब एक पॉलिसीज़ ले पाएंगे इस पैंडेमिक के हेतु, पैंडेमिक को डील करने हेतु। तो यहाँ पे राइटर जो नोबेल लॉरेट आपका ऑथर ऑक्टेवियो पास का एक किताब इन लाइट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उनकी जो किताब, वहाँ पे वो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन तभी संभव है, आधुनिकता तभी संभव है जब हम अपना पास्ट जो हमारा अतीत की हम एक समालोचक बन जाए। हम हमारे अतीत को बार बार दोहरा के हम अपना मतलब मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न एक आधुनिक युग में हम नहीं जा सकते हैं। हम तभी जा सकते हैं जो अतीत में जो हुई गई जो गलती है वो हम सुधारें और एक मॉडर्न साइंटिफिक बेस्ड अप्रोच हमारा हर क्षेत्र में, खास तौर पर चिकित्सा क्षेत्र में ले। तो इसी मतलब पेंडेमिक की अपॉर्चुनिटी लेके एक गोल्डन एक सुनहरा अवसर है कि हम मॉडर्नाइजेशन को चूज़ करें और हमारे जो अतीत की जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है या मेथोडोलॉजी है या जो जादू टोना बेस्ड जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है या कोई भी जो जो फैक्ट बेस्ड नहीं है जो कोई भी चीज़, उसको हम त्याग कर दें। तो ये था आर्टिकल ए क्योर फॉर कोविड-19 की एनालिसिस। तो आइए एनालिसिस करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, और ये आर्टिकल लिखे हैं एस वाई कुरैशी द्वारा। तो आइए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर एस वाई कुरैशी जी ये कहते हैं कि जो कोविड-19 की जो पैंडेमिक है, ये महामारी है, वो एक मानवीय संकट या क्राइसिस के और मतलब जा रहा है, मतलब एक मानवीय संकट के रूप में ये प्रतीत हो रहा है। तो ये जो इसकी जो विक्टिम होंगे, जैसे पहला जो विक्टिम होंगे वो हमारे इनोसेंट चिल्ड्रन होंगे। और उनकी बहुत सारे चिल्ड्रन की जो उनकी बचपन है जो वो लॉस्ट हो गए हैं। और जब जब से ये मतलब पैंडेमिक आया है, तो अगर ये जो हेल्थ क्राइसिस अगर मतलब सबसाइड हो गया, ये अगर मतलब कम भी गया, फिर भी इसकी जो असर है ये इन द फॉर्म ऑफ आपका जो इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो आर्थिक नुकसान है, ये मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा चिल्ड्रंस है उनकी डेवलपमेंट गोल्स को अफेक्ट करेगा आपका आने वाले कई सालों तक, ये कहना है राइटर का।
और यहाँ पे राइटर यूनिसेफ और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक कंबाइंड एक रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर पे बनी थी। वो ये फोरकास्ट करती है कि ये अंदेशा करता है कि जो आने वाले दिनों में जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो कि एक्सट्रीम मतलब पॉवर्टी से गुज़रेंगे, वो इंक्रीज़ होगा 40 से 60 मिलियन इस साल में, मतलब करीब 20 मिलियन पीपल लोग और ज़्यादा मतलब पॉवर्टी के एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार होंगे। और इससे जो रिड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी है जो कि पेरेंट्स की जो लेबर मार्केट में जो कमियां की वजह से जो पेरेंट्स की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो कमने की वजह से मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को आपका मतलब जो चाइल्ड लेबर में आना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि वो अपना पेरेंट्स की जो इनकम को सपोर्ट करें, तो उनकी जो एक्सप्लॉयटेटिव और जो हैज़ार्डस वर्क है उनमें लिप्त होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। और इसके जो यूएन पॉलिसी की ब्रीफ एक रिपोर्ट में आई है जो कोविड-19 और चिल्ड्रन की जो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और चिल्ड्रन की जो रिपोर्ट है वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो हंड्रेड्स आपका हज़ारों लाखों चिल्ड्रन की डेथ हुई है आपका जो इनडायरेक्ट फलस्वरूप जो इकोनॉमिक रिसेशन हुई थी इस महामारी की वजह से, उसके वजह से। और ये भी इस रिपोर्ट का कहना है कि जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुई है उससे जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट थी बच्चों की वो भी इफ़ेक्ट हुई है। ऑफ द आपका करीब आपका 368.5 मिलियन चिल्ड्रन की 143 कंट्रीज़ में जो बच्चों की जो न्यूट्रिशन नीड थी वो लॉकडाउन की वजह से मतलब इफ़ेक्ट हुई है, क्योंकि जो बहुत इन सारे देशों में जो मिड डे मील थी उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मतलब जब वो स्कूल जाते थे तो उनकी जो न्यूट्रिशन नीड थी वो पूरा हो जाता था। लेकिन जो ये स्कूल वगैरह जो बंद हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, उससे उनकी जो मिड डे मील है वो भी बंद हो गया है और उनकी जो न्यूट्रिशन नीड है वो भी पूर्ति नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये भी आपका जो आंकड़ा है कि करीब आपका 2/3 आपका जो 2/3 जो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो डिस्टेंस लर्निंग अपनाए हैं। तो आपका जो इसमें से जो पार्टिसिपेंट रेट है आपका जो लो इनकम कंट्रीज़ में ये सिर्फ 30% है, क्योंकि जो लो इनकम कंट्रीज़ है उनकी तो लिमिटेड एक्सेस है उन लोगों की हाई स्पीड इंटरनेट का, और उनकी पावर सप्लाई भी का भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों फैक्टर मतलब जो हालांकि जो डेवलप कंट्रीज़ है उनको तो उनकी बच्चों को तो थ्रू डिस्टेंस लर्निंग आपका एजुकेशनल जो गैप हो रही है लॉकडाउन की वजह से वो तो पूर्ति हो रही है, लेकिन जो गरीब कंट्रीज़ है उनकी चिल्ड्रन को थ्रू डिस्टेंस लर्निंग ये लिटरेसी रेट प्रोवाइड नहीं किया जा सक रहा है इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से आपका। और जो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा जो फ्यूचर जो कैपिटल है, जो फ्यूचर बैंक ऑफ ह्यूमन कैपिटल है वो राइटर कहते हैं उसको भारी नुकसान भुगतना पड़ रहा है, ये कहना है राइटर का। और ये जो लॉकडाउन की वजह से जो बच्चों की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो पूर्ति नहीं हो रही, ये एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है भारत के लिए इसका परिणाम, क्योंकि जो भारत में प्रेजेंटली जो आंकड़ा है ये कहता है कि 37.9% ऑफ चिल्ड्रन जो हमारे हैं बिलो 5 ईयर्स वो स्टंटेड है, मतलब उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो हाइट है जितना होना चाहिए था उनकी एज से उतना नहीं है। और 20.8% ऑफ चिल्ड्रन आपका आपका जो चिल्ड्रन है वेस्टेड है, तो मतलब उनकी जो वेट होना चाहिए था वो भी आपका जितना रिक्वायरमेंट है जितना रिक्वायर्ड जिनका जो वज़न होना चाहिए था वो भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। और ये सिर्फ आपका इनडायरेक्टली आपका जो न्यूट्रिशनल जो पूर्ति नहीं होती है उसी की वजह से है। और जो आपका ये आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हाईएस्ट रेट ऑफ आपका वेस्टिंग और स्टंटिंग भारत में है। और जो लॉकडाउन की वजह से जो उनकी जो न्यूट्रिशन नीड की में जो इम्पैक्ट हो रही है ये और भी मतलब इसका जो परिणाम और भी ख़राब होगा, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे राइटर एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा दिखाते हैं जो मार्च अप्रैल के महीने के बीच में हुआ था, जो चाइल्ड लाइन जो 1098 की जो डिस्ट्रेस सर्विस प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए, उसने आपका करीब आपका 4.6 लाख कॉल्स रिसीव की है। और इसमें आपका जो कॉल्स थे मैक्सिमम जो थे आपका 30% ऑफ जो कॉल्स थे वो था पेंडेमिक रिलेटेड ही प्रॉब्लम था, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड या ट्रांसपोर्टेशन। और इसमें आपका 9,385 9,385 कॉल्स रिसीव किया था। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो था रिक्वेस्ट रिलेटेड आपका चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एब्यूज़ और चाइल्ड मैरिज रिलेटेड था। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जो लॉकडाउन के पीरियड में ये कितना ज़्यादा जो चाइल्ड रिलेटेड जो क्राइम्स है और चाइल्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है कितनी बढ़ गई थी। तो
और जो इकोनॉमिक जो रिसेशन होगी आने वाले दिनों में, इससे जो और उनकी जो प्रॉब्लम है वो और भी बढ़ने का अंदेशा है, ये कहना है राइटर का। और यहाँ पे सिचुएशन और आगे जाके ना बिगड़े, इसके लिए राइटर कुछ सजेशन देते हैं। तो इनके लिए इसके लिए राइटर कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो सिविल सोसाइटी है उसको मतलब अपना जो कार्य है मतलब और भी तीव्र करना होगा टू प्रोटेक्ट आपका जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ है और उनके बच्चों की मतलब उनको भूखमरी से बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है सरकार को कि वो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, उनके हाथों में पैसा दे, जिससे कि मतलब उनको जो उनकी जो परचेजिंग पावर है एसेंशियल नीड की वो पूर्ति हो ये पैंडेमिक के समय। और यही कहना है आपका जो नोबेल लॉरेट थे इकोनॉमिक्स के अभिजीत बनर्जी का कि जो इंडिया की जो गरीब तबके के लोग हैं जो पैंडेमिक से अफेक्टेड हैं, उनके हाथों में इमीडिएटली सरकार को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी देना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो स्कीम से सेंट्रल जो क्रिटिकल स्कीम्स है आपका जो रिलेटेड टू आपका न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर जैसे स्कीम्स है उसको और भी तीव्र और सशक्त करना होगा, ये कहना है राइटर का। और जो लेटेस्ट जो डिसीजन है कि जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो माइग्रेंट वर्कर्स तक इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, ये एक प्रशंसनीय स्टेप है राइटर कहते हैं। और इसको मतलब सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको और भी मतलब सशक्त करना है, उसको और भी उन्नत करना चाहिए सरकार को, जिससे कि जो हेल्थ नीड है बच्चों की या पुअर फैमिलीज़ की उसकी पूर्ति हो। और जो एजुकेशन जो नीड है, जो कि लॉकडाउन की वजह से जो बहुत सारे जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनकी लैक ऑफ इंटरनेट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की नहीं हो मतलब नहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच नहीं होने से और जो उनकी जो लैक ऑफ पावर सप्लाई की वजह से जो हो रही है, तो सिविल सोसाइटी को मतलब एक आगे आना होगा, जिससे कि जो लेस प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं उनको भी एजुकेशन एक्सेस मिले, तो जिससे कि जो एजुकेशन गैप है वो पूर्ति हो, ये कहना है राइटर का। और अंत में राइटर मतलब इम्पोर्टेंस मैसेज देते हैं जो कि हमारे आम जनता के लिए है। वो कहते हैं कि हमारे दिलों को खुला रखना चाहिए और हमें ज़्यादा मतलब उदार होना चाहिए और ज़्यादा मानवीय आवेग हमारे दिलों में रखना चाहिए, जिससे कि जो मानवता का जो संकट हो रही है इस महामारी के हेतु उसके लिए हम भी कुछ करें। और जब भी कोई हमारी मदद के लिए आता है, हमें मदद के लिए हमारे दरवाजे में मतलब नॉक करता है हमारे दरवाजे, मतलब कोई भी हमारे पास अगर कोई भी मदद के लिए आता है तो हमें अपना दरवाज़ा खुला रखना चाहिए उनकी मदद के लिए। क्योंकि हमें ये याद रखना होगा कि सिर्फ वही भूखा नहीं है, उसका घर में बच्चा भी है जो भूखा है, उसको भी वो उसको फीड करना है, उसको भी खाना देना है। तो अभी कोई भी मतलब जो आक्रांत व्यक्ति है, कोई भी जो आक्रांत फैमिली है या कोई भी जो अफेक्टेड फैमिली है, उनको मतलब हेल्प मिले, ये मदद मिले, उसके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। तो ये था आर्टिकल फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन की एनालिसिस। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल की एनालाइज करते हैं आज। तो दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे इसका शीर्षक है ईज़ ऑफ हार्मिंग एनवायरनमेंट, और ये आर्टिकल लिखे हैं सत्यजीत साना जी ने। तो आइए एनालिसिस करते हैं डिटेल्स में इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं जो गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो 2020 की मतलब पब्लिक डोमेन में रख दी है, उसकी पुनर्विचार करने के लिए अगर ये पास हो जाती है तो जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो 2006 की जो ड्राफ्ट थी बिल थी उसको मतलब रिप्लेस कर देगा। तो इसकी इम्पैक्ट क्या होगा वही कहते हैं राइटर, उसको उसी को डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये जो ड्राफ्ट जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी का, उसको असेस करने के लिए एक कमेटी है, उसको कहा जाता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। और ये कंसिस्ट करता है आपका वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का। तो जो EAC है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है, ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी है उसकी स्कोप को स्टडी करता है और उसके बेस में एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करता है। और ये जब रिपोर्ट जो पब्लिश होता है, ये पब्लिक कंसल्टेशन उसके बाद इसकी गवर्नमेंट उस पर कंसल्ट करती है और उसमें आपका ऑब्जेक्शंस, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो उसकी सुनाई किया जाता है। तो इसके बाद जो जो कोई भी ऑब्जेक्शन हुआ या कोई भी अगर तर्क वितर्क हुआ, इसके बाद जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है वो आपका फाइनल अप्रेजल करता है और उसकी रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देता है आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF, उसको भेज देता है। तो आपका जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट असेसमेंट कमेटी है उसी की सुझाव आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मानता है। मतलब ये जो उसकी जो रेगुलेशन है या उसका नियम है, जो एक्सपर्ट
अप्रेजल कमेटी बोलेगा उसी को गवर्नमेंट स्वीकृति देगा। और जो ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कहते हैं जो नियम होता है उसका बेसिस होता है कि कोई भी एनवायरमेंटल जो लॉ है ये उसको मतलब एज ए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब जिससे कि कोई भी एक्टिविटीज़ जो मानवता का कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के तहत कोई भी मतलब एनवायरमेंटल डैमेज ना हो उसी के मद्देनज़र इसको बनाया जाता है। क्योंकि जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो मतलब उसको अवॉइड करना ज़्यादा अक्लमंदी है, ज़्यादा मतलब चीपर है जितना कि उसको एनवायरमेंटल डैमेज के मद्देनज़र। अभी देखिए जो हालांकि जो आपका विशाखापट्टनम में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था और या जो आपका असम में जो बागजान ऑयल रिफाइनरी का जो इशू हो रहा है वो आपका जो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मेजरमेंट ना लेने से वो हो रही है और उसकी जो डैमेज है उसकी रेमेडी या रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही मतलब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लेके ही जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी है वो रूल्स बनाती है और वो प्रतिबंध है आपका जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस के फलस्वरूप और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको भी फॉलो करना होता है ये रिपोर्ट तैयार करने में, ये कहना है राइटर का। और जो ये पिछले जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रूल्स थी उसमें एक आपका जो खामियाजा था, एक जो ब्लंडर था वो था आपका जो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल या क्रिएशन रोड। इससे क्या होता है कोई भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट या स्कीम जो है उसको मतलब पहले तो उसको स्टार्ट करने की सुविधा दिया जाता था और उसके बाद में उसकी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको एसेस किया जाता था। और अगर उसके बाद स्टार्ट होने के बाद अगर वो उसकी कोई भी कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी अगर इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट होती थी तो उसको मतलब कुछ फाइन्स माइनर फाइन्स देके उसको छूट मिलती थी। तो ये एक बड़ा एक ब्लंडर था पीछे जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो अभी जो इसको रेटिफाई किया जाएगा इसको चेंज किया जाएगा जिससे कि अब अभी मतलब जो कोई भी अगर जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो क्लियरेंस है उसकी उस पर रोक लगे उसी पे मतलब जो नए जो ड्राफ्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए या उसी और मतलब जाना चाहिए, ये कहना है राइटर का। और दूसरा जो खामियाजा है ये जो ड्राफ्ट जो बिल है इसका जो ये नोटिफिकेशन आपका जो पब्लिक की जो रेस्पॉन्स है उसको उसकी जो पीरियड है उसको भी मतलब कम कर देता है। अभी देखिए जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड लोग हैं जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर फॉरेस्ट में हुआ तो उनकी जो टाइम पीरियड है वो जो रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनकी जो ये जो प्रोजेक्ट आने वाले प्रोजेक्ट उनको इम्पेक्ट करेगी। तो अभी जो टाइम पीरियड है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स या जो भी इम्पेक्टेड लोग हैं उनको ये टाइम पीरियड भी कम मिलेगा ये नया जो बिल है उसके तहत। और जो ज़्यादातर जो पिछड़ा हुआ लोग उनके पास तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस भी नहीं है। तो इससे क्या होगा उनको जो रिपोर्टिंग उनकी जो उनके हित में जो कोई रिप्रेजेंट करेगा या वो जो रिपोर्ट करेंगे इस कोई भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वो और भी मुश्किल हो जाएगा, ये कहना है राइटर का। और इसमें और दूसरा जो खामियाजा है ये जो रिक्वायरमेंट की जो मॉनिटरिंग है उसको भी ढीला कर दिया गया है। और जो ये नोटिफिकेशन के तहत आपका जो फ्रीक्वेंसी है जो रिपोर्टिंग का कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का वो आपका 6 महीने से आपका वंस एवरी 6 मंथ से आपका एक साल तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी आपका अभी अगर एक बार अगर काम करने लगे तो 1 साल के लिए वो निश्चित हो जाएगा कि उसमें कोई उसके अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट नहीं डालेगा। तो ये एक बड़ा खामियाजा है, ये कहना है राइटर का। और जो ये नया जो ड्राफ्ट जो ईआईए बिल है ये तो जो कि प्रोजेक्ट की असेसमेंट जो उससे भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है उनको मतलब आपका इससे मतलब हटा देता है, असेसमेंट से हटा देता, फुल असेसमेंट से हटा देती है। जैसे कि अभी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे सबसे बेनिफिशियल होगा क्योंकि जो आपका लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है एनवायरमेंट जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको ही स्क्रूटिनाइज़ किया जाएगा और बाकी सब जो उसको छूट मिल जाएगा। हालांकि पहले तो डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी जो इंस्टॉलेशन है उनको तो इसके तहत कोई स्क्रूटिनाइज नहीं किया गया था। लेकिन अभी बहुत सारे जो एडिशनल जो प्रोजेक्ट है या कंस्ट्रक्शन है उनको भी इससे छूट मिल जाएगा जो कि मतलब एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक या ख़तरनाक हो सकता है, ये कहना है राइटर का। और जो नया जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो उसमें जो रूल्स रेगुलेशन में ढीलापन ला रही है सरकार ये मतलब एंटी डेमोक्रेटिक है, ये कहना है राइटर का। क्योंकि जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है ज़्यादातर जो कि आर्थक्वेक सिस्मिक शिफ्ट आर्कटिक जोन में है या जो कोई भी जो लोकल एनवायरमेंटल थ्रेट से गुजरते हैं उनकी लाइवलीहुड में इम्पैक्ट होगा। जैसे कि फ्लड या जो डिफोरेस्टेशन जैसा कोई भी इम्पैक्ट से वो जो इफेक्टेड होंगे तो
इसको मतलब इसमें ढीलापन लाने से वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी लाइवलीहुड और उनकी जीवन यापन में एग्जिस्ट मतलब अ, एक ख़तरा पैदा हो सकता है। तो इसके क्या होगा, जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी मतलब आवाज़ को दबाने का एक मुहिम है, ये कहना है राइटर का। और सरकार ऐसा जो ढीलापन ला रही है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बिल में, इसलिए कर रही है कि सरकार ये मानती है कि जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है उसकी मतलब वो सरकार की एक्टिविटीज़ के आगे मतलब आड़े आ रही है और उसकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्पेक्ट कर रही है। और जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन के हेतु मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने उसने कई सारे ऐसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसको क्लियर कर दी थी। और अभी देखिए, और जो ये ढीलापन है जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो और भी इसका इम्पैक्ट हमें बीच में देखा गया था। और इसका जो पहला जो इम्पैक्ट है जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो तेल की जो ऑयल वेल से जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में है, वो आपका कुछ ही किलोमीटर आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से जो कि है वे है, वो आपका मतलब उसमें आग लग गई थी और वो अभी भी सरकार बुझा नहीं पाई है। और जो डेडली जो गैस लीक हुई थी एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम में जो मई महीने की हुई थी, उसमें करीब 12 लोग मर गए थे और सैकड़ों मतलब हज़ारों मतलब सैकड़ों लोग को नुकसान हुआ था। ये इसीलिए हुआ था कि जो एलजी पॉलीमर्स थी वो मतलब ऑपरेट कर रही थी विदाउट आपका वैलिड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब दशकों तक वो बिना कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के से वो काम कर रही थी। और उसी का नतीजा वो हुआ था कि गैस लीक जैसे इंसिडेंट हुई थी। या जो ऑयल वेल की जो बर्निंग जो असम में हो रही है, तो ये भी एक मतलब बिना कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया गया एक प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। और सरकार इसमें जो ढीलापन लाएगी वो कितना नुकसानदेह होगी, उसी उसी मतलब उसी पे मतलब ये अंदेशा करते हैं राइटर। तो ये था आर्टिकल ईज़ ऑफ हार्मिंग एनवायरनमेंट का। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।